एक ऐसा चोर जो कैमरों से नहीं डरता बल्कि कैमरे उसे देखते हैं। मकाऊ की पूरी पुलिस हाथ मलती रह गई। एआई फेल, ड्रोन फेल और थर्मल कैमरे भी फेल। आखिर में एक सस्पेंड हुए ऑफिसर जैकी चैन ने वो कर दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था। फिल्म की शुरुआत मकाऊ शहर से होती है। मकाऊ में रात के अंधेरे में एक बैंक लूटा जा रहा था। पुलिस विभाग को खबर मिलती है कि कोई बैंक के अंदर घुस गया है। फौरन अल्फा स्क्वाड को भेजा जाता है और ये कोई आम टीम नहीं है। ये लोग एडवांस एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। हेडक्वार्टर में कैमरे स्कैन हो रहे हैं और चोरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अल्फा स्क्वाड वहां पहुंचती है, कप्तान को सिग्नल देती है, कैमरे चेक किए जाते हैं, सब क्लियर था। लेकिन अंदर का नजारा कुछ ऐसा था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सारो और उसके गैंग ने पूरे बैंक को अपने कब्जे में ले लिया था। वे पैसे लूट रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक डिजिटल फाइल मिली। उस फाइल में एक आदमी की खुफिया जानकारी थी। सब उसे देखते ही खुश हो गए। यह वही आदमी था जो कई साल पहले $50 करोड़ लेकर गायब हो गया था। उसके बाद उसने अपनी मौत का झूठा नाटक किया और दुनिया की नजरों से छिप गया। अब यह फाइल उनके हाथ लग गई थी, लेकिन इसे ट्रांसफर करने में 1 मिनट का समय लगने वाला था। सारो ने मना किया, 5 मिनट में पुलिस आ जाएगी, हम पकड़े जाएंगे। लेकिन बाकी सबने साइमन की बात मानी, क्योंकि यह फाइल किसी जैकपॉट से कम नहीं थी। काम खत्म हुआ, पुलिस पहुंची और उनकी सीधी टक्कर हो गई। भागते भागते उन्होंने एक पुलिस वाले को बंधक बना लिया और छत की तरफ भागे। लेकिन वह ऑफिसर चुप बैठने वाला नहीं था। मौका मिलते ही उसने हमला कर दिया। उनके बीच लड़ाई हुई और सारो के लोग उसे हथकड़ी लगाकर भाग निकले। लेकिन यह ऑफिसर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने खुद को छुड़ाया और उनके पीछे दौड़ पड़ा। तब सारो के सारे लोग एक बड़ी बिल्डिंग की छत से सीधे छलांग लगा देते हैं। उनके पास पैराशूट थे। ऑफिसर ने सारी जानकारी अपने बाकी साथियों को दे दी। ऑफिसर भी पीछे पीछे आया, एक आदमी को पकड़ा, फिर छोड़ दिया और खुद एक एयरबैग पर गिरकर अपनी जान बचाई। यार, उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, सिर्फ अपना मिशन याद था। सारो के लोग जब नीचे उतरे तो पुलिस वहां भी मौजूद थी। लड़ाई फिर शुरू हो गई, लेकिन सारो के लोग हुनर में 1 नंबर थे। वे हर 1 मिनट में अपना भेष बदल रहे थे। वे पुलिस वाली बिल्डिंग में आ गए, बॉडी कैमरे चालू किए और सारो के सारे सदस्य पुलिस की आंखों के सामने से निकल गए। किसी को शक तक नहीं हुआ। वहां कोई कार्यक्रम चल रहा था, उसी की आड़ में सब बच निकले। वह अमीर आदमी जिसके लाखों रुपए लूटे गए थे पुलिस पर भड़क रहा था। हेडक्वार्टर में एक मीटिंग बुलाई गई। सवाल एक ही था, इतनी तकनीक, इतना कंट्रोल, फिर भी सारो को कोई छू तक क्यों नहीं पाया? मुस्ली ने कहा, ये लोग बाज की तरह तेज हैं, पूरी तरह से हुनरमंद। ये कोई आम गैंग नहीं है। लेकिन बहानों से काम नहीं चलता। आदेश मिला कि सारो के सभी लोग पकड़े जाने चाहिए, हर हाल में। मुस्ली का प्लान था, मिस्टर रुवांग को वापस लाओ। कुछ ऑफिसर इस बात से नाराज हुए क्योंकि रुवांग का काम करने का तरीका पुराना था, लेकिन बड़े अधिकारी ने इसकी इजाजत दे दी और फिर मिस्टर रुवांग की कहानी सामने आई। यह एक ऐसा ऑफिसर था जो बहुत काबिल और होशियार था, लेकिन एक मिशन के दौरान किसी को बचाते समय उसका साथी मारा गया था। मिशन फेल हो गया और रुवांग को सस्पेंड कर दिया गया। अब वह वापस आ गया है, लेकिन क्या वह सारो तक पहुंच पाएगा? यह थी जैकी चैन की एक दमदार एक्शन फिल्म की धमाकेदार शुरुआत। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। और तब कहानी में आता है एक ऐसा आदमी जो अब कुत्ते घुमाता है। हाँ, मिस्टर वांग जो कभी मकाऊ का सबसे खतरनाक अफसर था, अब सिर्फ कुत्तों को टहलाने का काम करता है। पुलिस उस पर नजर रख रही थी, छुपकर, दूर से। और फिर एक दिन लेसिया एक कैफे में बैठी थी और वांग वहां पहुंचा। उसने सीधे सब कुछ साफ साफ बता दिया। वह मिशन जिसमें सब कुछ बर्बाद हुआ था, उस मिशन में जो मारा गया था वह लेसिया का अपना पिता था। और अब मकाऊ पुलिस चाहती थी कि लेसिया और वांग मिलकर सारो को पकड़े। वांग पुलिस मुख्यालय पहुंचा। उसने सीधे सीसीटीवी फुटेज देखी। कुछ ही सेकंड में उसने वह बात ढूंढ निकाली जो बाकी सबसे छुपाई गई थी। कैसे सारो के लोग एक कैमरे में अलग दिशा में जाते थे और दूसरे कैमरे में उनकी दिशा पूरी तरह बदल जाती थी। यह आदमी अब भी बहुत तेज था। और उधर साइमन अपने भाई से मिल रहा था, जो सब सारो के ही गिरोह के सदस्य थे। तब सारो खुद आया और उसने साइमन को सीधे लात मारी। उसने कहा, इतने सालों में वह कभी कैमरे के सामने नहीं आया। पुलिस को उसका चेहरा नहीं पता और यहाँ पता चला सारो सिर्फ अपने काम में ही नहीं बल्कि खुद भी बहुत माहिर है। ये लड़के उसके सगे बेटे नहीं हैं, फिर भी वह उन्हें अपने बेटों की तरह मानता है। लड़के कह रहे थे, जमाना बदल गया है, अपना तरीका बदलो। सारो का जवाब था, पुराना तरीका ही सबसे अच्छा है। फुटेज में सारो की एक धुंधली तस्वीर मिली। वांग ने सबको एक बात साफ कर दी, सारो बहुत खतरनाक है। उसे सारे पुलिस अफसरों के बारे में पता है। कैमरे उसे नहीं देखते, वह कैमरों को देखता है। इसलिए सारो को पकड़ने के लिए एक नई टीम चाहिए जो पुलिस की तरह नहीं बल्कि बिल्कुल आम नागरिकों की तरह काम करे। मंजूरी मिल गई और वांग ने टीम चुनी, लेकिन एक अजीब तरीके से। जो दिखने में अच्छे थे, जो पुलिस अफसर जैसे लगते थे, उन्हें मना कर दिया। उसने उन लोगों को चुना जिन पर कोई शक नहीं कर सकता। मोटे, पतले, बिल्कुल साधारण लोग। फिर 12 दिन की ट्रेनिंग शुरू हुई। रास्ते से गुजरने वाले हर इंसान के कपड़े, हाथ में क्या था, चलने का तरीका कैसा था, सब कुछ ध्यान से देखना। और अगर संदिग्ध सामने हो तो कैसे बर्ताव करना है। टीम मैदान में उतरी। आम नागरिक बनकर वे उन इलाकों में रहने लगे जहां सारो को आखिरी बार देखा गया था।
7 से 8 दिन बीत गए, हाथ कुछ नहीं लगा। लेसिया परेशान हो गई। वांग ने उसे समझाया। उनका सबसे लंबा मिशन 8 महीने चला था, तब जाकर संदिग्ध मिला था। धीरज ही सबसे बड़ा हथियार है। सारो के गैंग के लड़कों की कहानी सामने आई। ये सब नौजवान थे। सारो ने इन्हें खिलाया पिलाया, कपड़े दिए, पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन ये लोग जानते थे वह उनका असली पिता नहीं है। और अब वे जान गए थे सारो ने यह सब अपने फायदे के लिए किया था। अब वे उसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। 15 दिन से ऊपर हो गए। एक रात कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। लेसिया ने यह देखा, वह रोकने चली। वांग ने मना किया, तुम काम पर हो, अगर गई तो तुम्हारी पहचान सामने आ जाएगी, बाकी पुलिस को खबर करते हैं। लेसिया नहीं मानी, वह गई। पहले उसका पलड़ा भारी था, फिर लड़के उस पर भारी पड़ने लगे। तब वांग आया और उसने उन सबको एक एक करके भगा दिया। फिर उसने लेसिया को वह बात बताई जो शायद वह कभी नहीं कहता। उस दिन भी ऐसा ही कुछ हुआ था। वह एक संस्था के लोगों का पीछा कर रहा था, लेकिन उन्होंने लेसिया को बंधक बना लिया। वांग रुका रहा। जब हालात बहुत खराब हो गए तब वह गया। लेसिया बच गई, लेकिन उसका पिता नहीं बचा और वह मिशन भी नाकाम हो गया। और फिर एक दिन कैमरे में कुछ दिखा, टोपी चश्मा पूरा ढका हुआ, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। पुलिस अफसरों को उस इलाके में बुला लिया गया। सब वहां पहुंचने वाले थे। वांग सबको एक ही बात बोल रहा था, उसे पकड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे शक नहीं होना चाहिए कि हम उसके पीछे हैं। एक बार शक हुआ तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अगली चाल में क्या होगा? क्या वांग सारो को जाल में फंसा पाएगा? ये तो सिर्फ शुरुआत है, सबसे बड़ा मोड़ आगे है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगला भाग जल्द ही आ रहा है। सारो इतना शातिर था कि सीसीटीवी कैमरे उसे पकड़ ही नहीं सकते थे। वह कैमरों से बचता नहीं था, वह कैमरों को नियंत्रित करता था। और तब एक छोटी सी गलती होने वाली थी। अचानक लिसा टेबल के नीचे टॉर्च से कुछ तलाश करने लगती है और मोबाइल टच की रिफ्लेक्शन की वजह से वो सैरो का चेहरा देख लेती है। तभी लिसा एक गलती करने वाली थी, लेकिन मिस्टर वांग उसे ईयरफोन से हाथ हटाने को कहते हैं। लेकिन शैडो इतना तेज होता है कि फिर भी वो उसे देख लेता है। मिस्टर वांग पुलिस वालों को कैमरे मूव करने से भी टोकते हैं। लिसा फिर भी मिस्टर वांग के मना करने के बाद शैडो के पीछे चली जाती है और ईयरफोन को छुपाने के लिए लिसा हेडफोन लगा लेती है। लिफ्ट में सैरो लिसा को मारने के लिए चाकू निकाल लेता है। वक्त रहते ही मिस्टर वांग भी वहां आ जाते हैं। मिस्टर वांग लिसा को एक बाप की तरह डांटते हैं कि आज के बाद अगर तुम उस लड़के से मिली तो तुम्हारी खैर नहीं। इस तरह लिसा की जान बच जाती है। लेकिन बोंग ने एक चाल चली। उसने एप्पल डिवाइस में कैमरा फिट डाल दी थी और इस एक चाल से उन्हें सारो का चेहरा भी मिल गया। पहली बार सारो का असली चेहरा। वे लिफ्ट से बाहर आए, पीछे मुड़कर नहीं देखा, सीधे उस अपार्टमेंट की तरफ चले। लेकिन सारो बाहर आकर उन्हें देख रहा था। अंदर जाना मुश्किल था, कोई भी उन्हें बिना चाबी के अंदर नहीं जाने दे सकता था। लेकिन लेसिया ने सुरक्षा दी और बोंग ने किसी तरह एक दरवाजा खोल दिया। अंदर गए तो एक औरत थी कमरे में। बोंग ने उसे चुप कराया। लेसिया ने तुरंत दरवाजा बंद किया, फिर बताया, हम पुलिस हैं, ड्यूटी पर हैं। और अब उन्हें सारो का कमरा पता था। थर्मल कैमरा, हर कोण पूरी नजर रखी जा रही थी। अगले दिन बोंग कुछ खरीद रहा था और सारो वहां आ गया। इस बार वह बोंग की जांच कर रहा था। दोनों के बीच बात शुरू हो गई, सामान्य सी। बोंग ने बताया, तलाक हो गया है, अब बेटी के साथ रहता हूँ। फिर सारो ने सीधे आंखों में देखकर बोला, तुम्हारे हाथ देखकर लगता है तुम बंदूक चलाने में माहिर हो, क्या तुम पुलिस वाले हो? बोंग ने मुस्कुराकर कहा, नहीं यार, ये तो घर में खाना पकाने का हुनर है, चाकू चलाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। दोनों सच जानते थे, दोनों छुपाते रहे। फिर बोंग ने मछली खरीदी, सारो ने वाइन खरीदी और दोनों ने फैसला किया, घर पर रात का खाना। घर में आकर सारो ने एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण किया। वे बोल रहे थे, काफी सालों से यहाँ रहते हैं, लेकिन कमरे की चीजें कह रही थी, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। सारो ने मछली पकाई, खाना हुआ, मजा आया। और खाने के दौरान सारो लेसिया से हर तरह के सवाल पूछ रहा था, ऐसे जवाब जो लेसिया और वांग के पास एक जैसे नहीं थे, लेकिन किसी तरह वे संभालते रहे। रात के खाने के बाद सारो चला गया। वांग के आदमी निगरानी पर थे, लेकिन सारो को पता चल गया था। साइमन ने उनका कैमरा हैक कर लिया और जैसे ही लेसिया बाहर गई, एक आदमी ने वांग पर हमला कर दिया। कमल की लड़ाई हुई। जब लेसिया अपने साथियों के पास पहुंची तब पता चला कैमरा हैक हो चुका था। वे लेसिया और वांग को बाहर देख रहे थे, लेकिन लेसिया तो उनके सामने खड़ी थी। वे तुरंत वांग के कमरे की तरफ भागे, लेकिन साइमन ने अपने आदमी को पहले ही बता दिया था। वह आदमी अपना ही तकनीकी उपकरण इस्तेमाल करके अपार्टमेंट से सीधे छलांग मारकर निकल गया। अब खेल और बड़ा हो गया। वांग और बाकी अफसर एक नई योजना बना रहे थे, सारो के बाकी सदस्यों को भी ढूंढकर एक साथ पकड़ना। लेकिन जो आगे आने वाला था वह किसी ने सोचा भी नहीं था। साइमन घबरा गया था और घबराहट में उसने वह किया जो सब कुछ बर्बाद कर देता है। पुलिस को अब सारो के बारे में सब पता था, पकड़े जाने का डर था, इसलिए साइमन ने डार्क वेब पर जाकर सुपारी देने वाले हत्यारों को काम पर रख लिया। और यह सिर्फ शुरुआत थी। सारो अपने अपार्टमेंट से निकला, पुलिस उसका पीछा करने लगी, लेकिन इसी वक्त एक भारी भरकम ट्रक ने लेसिया और मिस्टर वांग की गाड़ी को पूरी रफ्तार से टक्कर मार दी। गाड़ी पलट गई और सीधे हेडक्वार्टर के अंदर जा घुसी। ये वही हत्यारे थे जिन्हें साइमन ने भेजा था। अंधाधुंध गोलियां चलने लगी,
मकाऊ पुलिस विभाग के कई अफसर वहीं मारे गए। लेसिया होश में आई। उसने वांग को जगाने की कोशिश की। हत्यारे दोनों पर गोलियां बरसा रहे थे, लेकिन लेसिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने किसी तरह उन्हें रोका, वांग को जगाया। दोनों ने मिलकर पलटवार किया जब तक कि अतिरिक्त पुलिस बल नहीं आ गया। उधर सारो उस घर पहुंचा जहां वह रहता था। वहां भी हत्यारे पहले से ही पहुंच चुके थे। साइमन नहीं चाहता था कि सारो पुलिस के हाथ लगे, इसीलिए उसने अपने ही लोग भेजे थे। लेकिन सारो को पहले ही भनक लग गई थी। वह तैयार था। सब हत्यारे एक साथ टूट पड़े, लेकिन सारो ने एक एक को इतनी बेरहमी से मारा जैसे इस फिल्म का नायक वही हो। चोट लगी, फिर भी 50 से ज्यादा हत्यारे और अकेला सारो, सब खत्म। और कहते हैं चाकू चलाने में माहिर है। वह चाकू उसके हाथ में हो तो दुनिया का ताकतवर से ताकतवर इंसान भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। तब बोंगो आया, सारो के बेटों में सबसे बड़ा। उसने कहा, गलती साइमन की है, लेकिन अब सबकी जिम्मेदारी मेरी है। और उसने अपने पिता पर ही हमला कर दिया। पिता और बेटा। लेकिन यह लड़ाई देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इनका आपस में कोई रिश्ता है। दोनों नीचे गिरे। बोंगो उठने ही वाला था कि सारो ने उसे पहले ही पकड़ लिया, चाकू लगाया और फिर गले से लगा लिया। दुश्मन भी, अपना भी। तब तक पुलिस ने पूरे घर को घेर लिया। साइमन ने गुस्से में आकर डेटोनेटर दबा दिया। चारों तरफ धमाके होने लगे। सारो ने बोंगो के शरीर को अपने ऊपर रख लिया और धमाके से बच गए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सारो को पकड़कर रखना इतना आसान नहीं था। जब उसे ले जाया जा रहा था, सारो ने एक स्मोक ग्रेनेड निकाला। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। सबको मारकर वह फिर से भाग निकला। मुख्यालय में सुपारी देने वाले हत्यारों को काबू में कर लिया गया था। पता चला कि 5 लोग पुलिस विभाग की आधुनिक सुरक्षा को बार बार धोखा नहीं दे सकते। बोंग और बाकी सबने उन्हें पकड़ लिया। साइमन भागना चाहता था, वह बाहर जा रहा था। तभी सारो वहां आ गया। साइमन ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन सारो ने उसे पकड़ लिया और लगातार चाकू से वार किए। बार बार। साइमन वहीं मर गया। सारो फिर से गायब हो गया। और अब पुलिस के सामने सिर्फ एक ही बड़ी मुश्किल थी, वह क्रिप्टो खाता जिसका पासवर्ड सिर्फ सारो और साइमन को पता था। साइमन मर चुका था और पैसा अभी भी डिजिटल रूप में मौजूद था। बोंग ने लेसिया को बताया, जो इस खाते का असली मालिक है वह सिर्फ अपने पुराने तरीके से ही काम करेगा। नई तकनीक उसे नहीं आती। इसका मतलब था खाता संभालने वाले से बात करनी पड़ेगी। $500 मिलियन के सामने 10 मिलियन कुछ भी नहीं था। अकाउंट हैंडलर ने सोच लिया, सारो को चुपचाप 10 मिलियन दे दो। खुशी खुशी सौदा हो गया। पुलिस को खबर तक नहीं दी गई, लेकिन यह गलती बहुत भारी पड़ने वाली थी। पुलिस को सारो का सिग्नल मिला। रेलवे स्टेशन। सारी टीम वहां के लिए रवाना हो गई। लेसिया सबसे पहले पहुंची और वहां सारो ने लेसिया को अकेले देखा। एक पल, सिर्फ एक पल काफी था। सारो चाहता तो पल भर में उसे खत्म कर सकता था। उसने हमला किया, उसे बेहोश कर दिया और वहां से निकलने लगा। तभी वांग वहां पहुंचा और दोनों के बीच वह लड़ाई शुरू हुई जो इस पूरी फिल्म की सबसे खतरनाक लड़ाई थी। सारो, जो अकेले 50 हथियारों को ढेर कर चुका था, वांग पर भी भारी पड़ रहा था। लेसिया होश में आई, फिर भी सारो ने वांग को पूरी तरह जख्मी कर दिया और वहां से भागने लगा। वांग ने लेसिया से कहा, एम्बुलेंस आ रही है, मेरी चिंता मत करो, सारो का पीछा करो। इस बार वह निकल गया तो हम उसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। लेसिया भागी। सारो कहीं नहीं मिला। हर तरफ देखा, फिर कुछ ही पलों में वह उसे मिल गया। और इस बार पुलिस विभाग के बाकी लोग भी पहुंच गए। चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई और आखिरकार सारो गिरफ्तार हो गया। यह थी जैकी चैन की फिल्म, एक ऐसी फिल्म जिसमें खलनायक इतना ताकतवर था कि नायक हीरो को भी घुटने टेकने पड़े। आपको यह कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और फिल्मों की धमाकेदार कहानियां आपको मिलती रहें। मिलते हैं एक नई और इससे भी ज्यादा दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टाटा।